आज आप पढ़ेंगे 12th ज्योग्राफी का तीसरा नंबर चैप्टर जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन के बारे में पूरी डिटेल पढ़िएगा, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम उससे पहले आपको बता दूं तो पहला दूसरा चैप्टर पढ़ा दी, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं ये इकाई 2 का चैप्टर 3 है, ठीक ना। इकाई 2 का चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन। तो उसके बाद यहाँ पे इसी के बारे में हम पढ़ना डिटेल पूर्वक, तो हम पूरा अच्छे तरीके से हम समझाएंगे, ठीक ना। जो बुक में दिया हुआ उसी को पढ़कर हम आप लोगों को समझाएंगे, एक्स्ट्रा क्या समझा ही सकते हैं। और हाँ, आप लोग जो क्या करते हैं पूरा का पूरा नहीं पढ़ते हैं, हम आपको बार बार बोल रहे हैं। देखिए आप लोगों को मन नहीं लगता, फिर भी मन तो लगाइए, ऐसे एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग मन लगाकर पढ़िए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, ठीक ना। आप देखिए आप लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं या हम यहाँ से चेक करते, तो ऐसा बहुत सारे विद्यार्थी हैं। हम बात करें यहाँ 50 आप विद्यार्थी देखिए, तो 50 विद्यार्थी में से मुश्किल से 5 ही विद्यार्थी हैं जो पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं, ठीक ना। तो उसमें से आप 6ठा आदमी बनिए, ठीक ना। ऐसे करके पूरा का पूरा वीडियो देखिए और आप उसके बाद देखिए कम से कम 7 दिन ऐसा कीजिए, उसके बाद आपको 100% मन लगने लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। मतलब जनसंख्या पहले संगठन क्या होता है, मतलब जनसंख्या किस तरह बढ़ता है, किस तरह कमेगा, समझिए। मतलब इसी के बारे में हम जनसंख्या, स्पेशल जनसंख्या के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कोई भी देश में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है, सभी व्यक्ति के पास अपना अपना गुण है, सभी व्यक्ति के पास अपना अपना मतलब कि करने की क्षमता है। लोगों की आयु, लोगों की अलग अलग प्रकार की आयु है, लोग अलग अलग लिंग है, मतलब कि कोई फीमेल है, कोई मेल है, कोई नपुंसक है, तथा उनके निवास स्थान के आधार पर पृथक किया जा सकता है। जनसंख्या को पृथक करने वाली कुछ अन्य विशेषताएं हैं, जैसे जनसंख्या को कुछ अलग मतलब उनके निवास स्थान के आधार से अलग किया गया है। जैसे जनसंख्या को मतलब जनसंख्या को पृथक करने वाली जो कुछ विशेषताएं, जैसे व्यवसाय, शिक्षा, नवीन प्रत्यक्षा, ये सब। उसका तो आप सबसे पहले आप समझिए, वो तो इंट्रोडक्शन था। अब मेन होता है लिंग संगठन क्या होता है। तो लिंग संगठन क्या है, तो यहाँ लिंग संगठन स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषताएं होती है। मतलब कि किसी भी देश के लिए स्त्री पुरुष मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी भी देश की महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता होती है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। लिंग अनुपात क्या मतलब किसे कहते हैं, तो जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच को अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ जाता है। लिंग अनुपात मतलब जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, ऑप्शन करके चारों ऑप्शन डाल देगा तो लिंग अनुपात कहते हैं, ठीक है ना। और 2 नंबर भी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। उसके बाद कुछ देशों में यह निम्न सूत्र द्वारा परिकलित किया जाता है। अब आपको मतलब पूछेगा लिंग अनुपात का सूत्र क्या होता है, तो पुरुष की जनसंख्या बट्टा स्त्री की जनसंख्या गुने 1000, ये लिंग अनुपात का ये फार्मूला है, ठीक है ना। मतलब लिंग अनुपात, जैसे पुरुष की संख्या मान लीजिए 1200 है, तो 1200 में से स्त्री की जनसंख्या मान लीजिए 1000 है, ठीक ना। तो और गुने 1000 इससे कीजिएगा तो ये लिंग अनुपात निकल जाएगा, ठीक ना। अथवा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, मतलब 1000 स्त्री पर 1000 स्त्री होता है ना, तो 1000 स्त्री पर और पुरुषों की संख्या, ठीक। भारत में इस सूत्र का प्रयोग लिंग अनुपात से मतलब इस भारत में इस सूत्र का उपयोग क्या करता है, लिंग अनुपात निकालने में के लिए किया जाता है। अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। लिंग अनुपात किसी भी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध के महत्वपूर्ण सूचना देती है, ठीक ना। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वहाँ लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है, ठीक है ना। जिस देश में जो भेदभाव होता है, लड़की लड़का ऐसे करके भेदभाव होता है, वहाँ लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल हो जाता है। इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या तथा स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित होती है। जहाँ ये होगा स्त्री मतलब ये लड़की है, वो मतलब कि ये एक तरह से लिंग मतलब कि जो होता है प्रतिकूल
गलत व्यवहार करना, तो ऐसे में आगे बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँचकर जिसमें स्त्री की हत्या होने लग जाता है, स्त्री भ्रूण हत्या होने लगता है। मतलब कि स्त्री के जो बच्चे होते हैं उसको मतलब पेटी में मार देते हैं, स्त्री शिशु हत्या कर दिया जाता है, उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे जो होता है घटनाएं घटने लग जाती है, जिसका एक कारण इन क्षेत्रों में स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर निम्न हो जाता है। आपको याद होना चाहिए कि जनसंख्या में अधिक स्त्रियों के होने का अर्थ यह नहीं कि उनका स्तर बेहतर है, यह भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गए हैं। मतलब कि जो आप जिस जगह पर स्त्री की संख्या बहुत ज़्यादा देखेंगे, पुरुष की संख्या कम देखेंगे, आप अपने गांव में या अपने कहीं घूमने के लिए जाते होंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा स्त्री, मतलब लेडीज़ देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो आप ये मत समझिएगा यहाँ ज़्यादा औरतों की संख्या है, जी नहीं। ऐसा भी हो सकता है वहाँ उस गाँव का जो भी मतलब जो मेल है वह प्रवास कर गया, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह कमाने के लिए, रोजगार के लिए चले गए हैं, ठीक ना। उसका प्राकृतिक बनाम तथा सामाजिक बनाम मतलब प्राकृतिक लाभ तथा सामाजिक लाभ और हानि, ये समझिए, ठीक ना। मतलब जिसको बनाम का मतलब VS वर्सेस जिसको कहते हैं, स्त्रियों और पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ प्राप्त होता है क्योंकि वे पुरुषों की तुलना में अधिक स्थिति स्थापित होती है। फिर भी यह लाभ उन सामाजिक हानियों व भेदभाव द्वारा जिन्होंने वे अनुभव करती हुए समाप्त मतलब की जाती हैं। अर्थात जो प्राकृतिक लाभ तथा सामाजिक लाभ मतलब स्त्रियों और पुरुषों की जैविक लाभ प्राप्त होता है क्योंकि वह पुरुष की तुलना में अधिक स्थिति मतलब स्थापक होती है। फिर भी लाभ उन सामाजिक हानियों व भेदभाव द्वारा जिन्होंने वे अनुभव होती है मतलब या समाप्त हो जाती हैं। उसका अगला देखेंगे आप देख सकते हैं यहाँ विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियाँ हैं। मतलब विश्व की जनसंख्या बात करें या उसका औसत निकालें तो 1000 पूरा विश्व में पूरा 1000 लेडीज़ पे कितना 1000 पुरुष पे 990 जो लेडीज़ है वह दर्ज किया गया। विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात लेटविया में दर्ज किया गया, सबसे हाई लेटविया में है जहाँ प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 1187 स्त्रियाँ हैं, मतलब कि लेडीज़ है, ठीक ना। ये लेटविया में, तो किस देश की मतलब कि कहाँ सबसे ज़्यादा मतलब महिलाएं हैं, तो लेटविया में, जहाँ 1000 पुरुष पर 1187 लेडीज़ है। इसके विपरीत आप देख सकते हैं मतलब उल्टा निम्नतम लिंग अनुपात संयुक्त अरब अमीरात सबसे कम है, तो संयुक्त अरब अमीरात में दर्ज किया गया जहाँ 1000 पुरुष पर 468 जो है लेडीज़ को दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लिंग अनुपात के विश्व प्रति रूप से विश्व के विकसित प्रदेश में कोई अलग अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है जबकि शेष 72 देशों में उनके लिए प्रतिकूल है, ठीक ना। उसका अगला है सामान्यतः एशिया में लिंग अनुपात निम्न है, ठीक ना। एशिया महादेश की बात करें वहाँ लिंग अनुपात निम्न है, जैसे चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश में लिंग अनुपात और भी निम्न है और मतलब कि दूसरे देश की तुलना में ये स्पेशल एशिया की बात है, ठीक ना। दूसरी ओर रूस सहित यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्पसंख्या में है, मतलब एक बड़े भाग में। दूसरी ओर बात करें तो पुरुष थोड़ा है। यूरोप के अनेक देशों में भी पुरुषों की कमी, वहाँ स्त्रियों की बेहतर स्थिति तथा भूतकाल में भी विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष प्रवास उत्प्रवास किया जाता था, मतलब उसको किसी भी तरह शोषण किया जाता था और वह एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था। उसका तो आप देख सकते हैं आयु संरचना विभिन्न प्रकार के, मतलब कि आप अपने गांव की बात करें तो वहाँ बच्चे 1 साल से लेकर अभी पहले की ज़माना की बात करें 1 साल से लेकर और 100 ईयर की मतलब कि आदमी सब देखने को मिलता था। तो वही आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती। जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि 15 से 59 वर्ग आयु के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करते हैं। ऐसे एक्टिव जो जनसंख्या होता है, जो काम काज करते हैं, वह 15 से 69, ठीक ना, तो आयु वर्ग के बीच होता है।
उसके बाद यहाँ पे और देख सकते हैं, कहाँ गया, हाँ 60 वर्ष क्या बोले 15 सुना, सॉरी 15 से 59 होता है, ठीक ना। थोड़ा अभी कंफ्यूज कर रहे हैं, अभी दूसरी बात काम में लगे हुए थे और ये डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड करने लगे, ठीक ना। जिस कारण से मतलब कि जो बोलना चाहिए था वह दूसरा चीज़ बोला जाता है, दूसरे काम में इंगेज थे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। मतलब 60 वर्ष से ज़्यादा की आयु वाले अनुपात को, मतलब वृद्ध, उसको जिसको बूढ़ा कहते हैं, जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता पड़ता है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या के ऊंचे अनुपात का अर्थ कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची है वह जनसंख्या युवा है, और जिस मतलब कि जहां सेवाओं के लिए अधिक इस प्रकार की जहां क्या स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च आवश्यकता है। इस प्रकार युवा जनसंख्या के उच्चतम अनुपात का अर्थ होता है जहां युवा जनसंख्या सबसे हाई रहता है, सबसे ऊंचा रहता है, सबसे ऊंचा अनुपात में रहता है, तो वहां जन्म दर उच्च रहता है, ठीक ना। वह जनसंख्या युवा, अपना भारत क्या युवाओं का देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है जनसंख्या के ऊंचे अनुपात है, ठीक ना। उसका आयु लिंक पिरामिड जानिए। पिरामिड क्या होता है, आप वहाँ बायोलॉजी में 10th में भी पढ़े थे, ये पिरामिड हुआ ना, इसी को पिरामिड कहते हैं, या अलग अलग प्रकार में पिरामिड की तरह दर्शाया जाता है, ठीक ना। उसका जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री और पुरुषों की संख्या से, मतलब जनसंख्या के आयु लिंग संरचना में से अभिप्राय मतलब उससे, ठीक ना, मतलब उससे रिलेटेड विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री और पुरुषों की मतलब संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या के आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत तथा दायां भाग स्त्रियों का प्रतिशत होता है, मतलब है। क्यों? इसमें जो दिया हुआ है आप आकृति में, मतलब कि ये आकृति का मतलब इसमें पहले बना हुआ, यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि कहाँ गया, हाँ ये आकृति है, हाँ सॉरी यही आकृति है। इस आकृति में आप देख सकते हैं क्या बोला है, मतलब बायां भाग पुरुषों की आप देख सकते हैं, और ये दायां भाग स्त्रियों की पिरामिड में ये देख सकते हैं, ठीक ना। तो आप इसको पहले अच्छे से पहले इसको पढ़ लेते, उसके बाद हम समझाएंगे आपको, ठीक। तो विभिन्न प्रकार के दर्शाते हैं, आप यहाँ पर आप समझ सकते हैं, या इसको पहले से पढ़ा दूँ। विस्तारित होती जनसंख्या नजरिया का आयु लिंक पिरामिड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है जो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है, ठीक ना। जो ये पिरामिड आप नीचे देखे हैं वह नाइजीरिया का आयु लिंक की बात करें या पिरामिड की बात करें तो उसमें क्या है, जो त्रिभुजाकार पिरामिड में जो कि अल्प विकसित, जो कम विकसित वाले जो देश है उसका प्रतिरूपी दिखाया गया। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है, मतलब उच्च ज़्यादा जन्म जहाँ होता है वहाँ विशाल जनसंख्या पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है। यदि आप बांग्लादेश और मेक्सिको के लिए पिरामिड की संरचना करें तो ऐसे दिखाई देंगे। इसी तरह ये क्या है नाइजीरिया का, जैसे कि यह नाइजीरिया का आप देख सकते हैं विस्तृत होती जनसंख्या, मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या। यहाँ पे नाइजीरिया का बात करें तो 2003 की ये पिरामिड के अनुसार बनाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जितने भी ये आयु विभिन्न वर्ग के आयु, जैसे 0 से 4 साल के बच्चे, 5 से 9, 14 से वर्ष, इसी तरह 80+ तक, यहाँ हाई तक 80 तक गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप इधर देख सकते हैं क्या, तो इसमें नीचे आप देखेंगे तो जनांकीय ईयर 2003 संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय प्रभाग आखिरी राष्ट्रीय संदर्भ में प्रक्षेपित किया गया है, मतलब जनसंख्या किस प्रकार बढ़ रही है। आप यहाँ पे 10 से 8 बीच में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका प्रतिशत दिया, जनसंख्या का नीचे वाला प्रतिशत हुआ और ये विभिन्न आयु वर्ग का हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों एक तरह से इक्वल हैं, ठीक ना, दोनों स्त्री और पुरुष। तो जहाँ इधर कम है तो इधर पुरुष ज़्यादा है, और हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है। नाइजीरिया की बात करें तो, लेकिन वहाँ जनसंख्या जो है काफ़ी उच्चतम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे स्थिर जनसंख्या देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का आयु पिरामिड घंटी के आकार का बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये घंटी के आकार जिसको मंदिर कहते हैं, जो
शीर्ष की ओर शुंडाकार होता जाता है, जो शीर्ष की ओर मतलब शुंडाकार मतलब वह छोटा होता गया है। यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या स्थिर है। जनसंख्या स्थिर का मतलब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान रूप से हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का पिरामिड आप देख सकते हैं, जहाँ की एक तरह से घंटी की तरह देख लीजिए। यहाँ जितना जन्म लिया, ठीक ना, ये धीरे धीरे जाकर ये विभिन्न आयु वर्ग के हैं और ये प्रतिशत है उसका, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये धीरे धीरे ये स्थिर हो, एक जगह से स्थिर है। जितना ये मरता है, जितना जन्म लेता है उतना मरता ही है, मतलब स्थिर है, ठीक ना। सॉरी, जितना जन्म लेता है, ये पुरुषों की संख्या और ये स्त्रियों की संख्या यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद अगला चीज़ आप यहाँ पे क्या है, अब ह्रास जनसंख्या क्या होता है, मतलब ह्रासमान जनसंख्या, ह्रास जनसंख्या मतलब जनसंख्या का कम जाना, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार है और शुंडाकार शीर्ष निम्न जन्म और मृत्यु दरों को दर्शाता है, निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दरों को दर्शाता है। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है, जनसंख्या बहुत कम ही बढ़ता है। कहाँ का यह बना हुआ पिरामिड, जापान का, जो कि शुंडाकार है, मतलब शुंडाकार जिसको कहते, अब घर में आप बेलन देखे होंगे, ऐसे ही एक तरह से शुंडाकार होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई सेम चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे अब हम वृद्धि हुई तो मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या को समझेंगे। मतलब वृद्धि किस प्रकार जनसंख्या होती है। जनसंख्या का वृद्धि होना एक ऐसी प्रक्रिया जिसे बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है, ठीक ना। यह 20वीं शताब्दी की नई परिघटना है। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में ऊंचे आयु वर्गों में बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा के कारण जनसंख्या बढ़ गई है, ठीक है। विभिन्न वर्गों में जनसंख्या बढ़ गई 20वीं शताब्दी की बात करें। जन्म दरों में ह्रास के साथ साथ जनसंख्या में बच्चों का अनुपात घट गया है, ठीक ना। बच्चे का अनुपात मतलब जो घट गया है और बुजुर्ग काफ़ी बढ़ गया है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे और देख सकते हैं ग्रामीण और नगरीय। आप जानते हैं ग्रामीण और नगरीय संगठन क्या होते हैं। जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में विभाजन निवास के आधार पर होता है। यह विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग, संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के अलग अलग स्तर होते हैं। देखिए, ग्राम की बात करें, जितना गांव में आपको जॉब मिलेगा और उतना शहर की बात दोनों में अंतर कीजिएगा तो शहर में ज़्यादा मिलेगा, गांव में कम मिल जाएगा। इसी तरह गांव में जनसंख्या की बात करें तो गांव में जनसंख्या कम मिलेगा, शहर में ज़्यादा मिलेगा ना। गांव में एजुकेशन की बात करें कम मिलेगा, शहर में ज़्यादा मिलेगा। तो यही संगठन के बारे में इसमें पढ़ना है। उसका यहाँ पर यद्यपि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर करने के लिए मापदंड एक देश से दूसरे देश में भिन्न होती है। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। प्राथमिक क्रिया जैसे आपका अपना घर, जो आपका घर हुआ, घर में जो मेंबर होते हैं जो काम करते हुआ प्राथमिक क्रिया में आती है, ठीक ना। वे नगरीय क्षेत्र वे होते हैं जिनमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं से संलग्न होती है, ठीक ना। मतलब प्राथमिक अर्थात जो एक तरह से अपने से डिपेंड होते हैं, ये गैर प्राथमिक, ये एक तरह से दूसरे पर होते हैं। चित्र 3.4 कुछ चुने हुए देशों की ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन को दर्शाता है। कनाडा, फिनलैंड जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में अंतर अफ्रीकी और एशियाई देशों क्रमशः जिम्बाब्वे और नेपाल ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात विपरीत है। जैसे कनाडा और बात करें, कनाडा और फिनलैंड की, ये पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, तो इसका बात नगरीय और जो है शहरी की बात करें। और इसी तरह अफ्रीका और एशिया और जिम्बाब्वे तथा नेपाल की बात करें तो ये दोनों के बीच नगरीय और क्या शहरी, ये अनुपात काफ़ी उल्टा है दोनों के बीच। पश्चिमी देशों में ग्रामीण और क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, ठीक ना। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है गांव में, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। जहां की नगर की बात करें, जहां लेडीज़ ज़्यादा है पुरुष कम है। नेपाल, पाकिस्तान, भारत जैसे देशों में स्थिति इसके विपरीत है। मतलब उस सब देश में ये आपको बताएं पुरुष ज़्यादा मिलेगा नगर में, और शहर में ज़्यादा लेडीज़ मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष कम मिलेगा। लेकिन अपने नेपाल और भारत, पाकिस्तान, ये सब अपने जो एशियाई देश है, ठीक ना, तो उसकी बात करें तो वहाँ इसका स्थिति विपरीत है। अपना देश भारत की ही बात कर लीजिए
तो यहाँ स्थिति पुरुष गांव में ज़्यादा पुरुष मिलेगा और शहर में कम लेडीज़ मिलेगा ना। उसके बाद नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के आगमन के परिणाम स्वरूप यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता है। कृषि भी इन विकसित देशों में अत्यधिक मानकीकृत और या लगभग पुरुष प्रधान व्यवसाय है। इसके विपरीत एशियाई के नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास कारण लिंग अनुपात ही पुरुषों के अनुकूल है। उल्लेखनीय है कि भारत जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता काफ़ी उच्च है। अब भारत में कृषि कार्य की बात करें तो महिलाएं सबसे ज़्यादा कृषि करती हैं। नगरों में आवास की कमी, ठीक ना, नगर में आवास की कमी, रहन सहन की उच्च लागत, रोजगार के आवासों की कमी, सुरक्षा की कमी महिलाओं के गांव से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास को रोकते हैं, ठीक ना, मतलब महिलाओं को नगर नहीं जाने देते हैं, कोई काम नहीं करने देते हैं, बोलते हो तुम घर ही में रहो। ये सब कुछ दशाएं अपनी भारत में। अब साक्षरता देखते हैं। साक्षरता क्या हुआ, पढ़ी लिखी, मतलब पढ़ाई लिखाई, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उसी को साक्षरता कहते हैं। आप पढ़े लिखे हैं तो आप साक्षर हुए हैं, ठीक ना। किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक है। देखिए, जिस देश में साक्षरता ज़्यादा रहेगी उस देश का विकास मतलब बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि इससे रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाएं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है, ठीक ना। जहां मतलब अच्छा एजुकेशन मिलेगा, रहन सहन की अच्छा दशाएं मिलेगी, महिलाओं की सामाजिक स्थिति महिलाओं के साथ ठीक रहेगी, बहुत सारे सुविधाएं, मतलब सब का विकास होता चला जाएगा जहां एजुकेशन ज़्यादा है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण एवं परिणाम दोनों ही हैं। आर्थिक विकास की बात करें, रुपये पैसे की बात करें, तो ये जहां पर पढ़ाई लिखाई मतलब एजुकेशन ज़्यादा हुआ तो वहाँ आर्थिक विकास खुद ब खुद हो जाएगा। भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करते हैं जो पढ़ लिख सकता है। मतलब 7 वर्ष से अधिक व्यक्ति साक्षर होते भारत में हैं, ठीक ना, जो पढ़ लिख सकते हैं, जिसमें समझ के साथ अंगणितीय परिकलन करने की योग्यता भी होती है। वह अंगणित के साथ अर्थात उसके पास मैथमेटिकल माइंड आ जाता है। उसके बाद व्यवसायिक संरचना समझिए। कार्यशील जनसंख्या जो कि 15 से 59 वर्ग होते हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। कार्यशील जनसंख्या क्या होता है, 15 से 59 वर्ष, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक ना। ये आप आकृति देख सकते हैं, ये विभिन्न देशों की आकृति है, ग्रामीण और नगरीय से की, जहां हम देख सकते हैं क्या ये प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जनसंख्या, और ये क्या है, ग्रामीण नगरीय संगठन, ठीक ना। तो ये पूरा विभिन्न देश के नाम है। तो फिनलैंड की बात करें तो 1000 क्या है पुरुष की, 1000 पुरुष पर 986 लेडीज़ है, ठीक ना। इसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं कनाडा का, न्यूजीलैंड का, ब्राज़ील का, ये सब आप अपने देख सकते हैं। और ये ग्रामीण क्षेत्र में कौन के, ये बॉक्स है ग्रामीण का और ये है नगरीय का, ठीक। तो आप ये समझिए। हाँ, आपको बताया है जो 15 से 59 वर्ग जिसमें पुरुष और स्त्री रहते हैं, उसमें कृषि, वानिकी, मत्स्य, विनिर्माण, निर्माण, व्यावसायिक परिवहन, सेवाओं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत सेवाओं जैसे व्यवसायों में भाग लेते हैं। जो 15 से 59 वर्ग के हैं, इसमें स्त्री पुरुष दोनों होते हैं, वे अपना वानिकी, अपना व्यापार करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, निर्माण व्यवसाय करते हैं, परिवहन सेवाओं जो भी है ये सब अपने अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं। ये चूँकि एक्टिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं, काम करने वाले होते हैं। आप बुजुर्गों को बोलिएगा काम करने के लिए तो कर पाएगा ना। और 15 से जो छोटे वर्ग वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, ठीक ना। कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन को प्राथमिक क्रियाओं, विनिर्माण को मतलब कृषि, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। कृषि, वानिकी, मत्स्य ये सब, या खनन, ये सब प्राथमिक क्रिया में आता है। इसी तरह विनिर्माण मतलब एक निर्माण, जैसे कोई भी चीज़ से दोबारा निर्माण करना, वह द्वितीय क्रिया में आते हैं। परिवहन, संचार, अन्य सेवाओं ये तृतीय क्रिया में आते हैं। अनुसंधान तथा वैचारिक विकास से जुड़े कार्यों को चतुर्थ क्रिया में रखा गया है। अनुसंधान मतलब कि कोई रिसर्च, इस मतलब वैचारिक विकास, ये सब क्या चतुर्थ क्रिया में आ जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा देखने को। इन 4 खंडों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तरों का एक अच्छा सूचक है। इसका कारण यह है कि केवल उद्योगों और अवसंरचना को युक्त एक विकसित अर्थव्यवस्था की द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक सेक्टरों में अधिक कर्मियों को समायोजित कर सकती है। यदि अर्थव्यवस्था अभी भी आदिम अवस्था में है, मतलब आदिम वाले
युग में है, ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है, तब प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोगों का अनुपात अधिक होगा, क्योंकि इनमें मात्रा प्राकृतिक संसाधनों का विद्रोहन होता है। ठीक ना। तो चैप्टर आज यहीं पर समाप्त हो गया। कल हम इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो यह पढ़ने में आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर हमें बता दीजिएगा। अब ठीक ना, अच्छा लगा या ख़राब लगा, जैसे भी लगा आप कमेंट करके बता दीजिएगा। शेयर करते जाइए, ठीक ना। शेयर आप लोग ज़रूर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते, आप लोग सोचते हैं कि शेयर करके क्या होगा। नहीं, शेयर कर दीजिए प्लीज़, प्लीज़ कहते हैं, शेयर कर दीजिए, ठीक ना। तो हम कल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। और हाँ, आप लोग प्ले लिस्ट देख ही लीजिएगा, जो इसका सभी का प्ले लिस्ट बना हुआ देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक, धन्यवाद।